नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य 24 मार्च शुक्रवार के लिए जो आपका प्रश्न पत्र होने जा रहा है, जो आपका पेपर होने जा रहा है, आपको इस प्रकार का मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर सहित इस प्रकार का मैटर इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं कि आप देख लेना, मिलान कर लेना, टिक मार्क कर लेना। 24 मार्च को हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। अंत तक इस वीडियो को देखें। 24 मार्च की तैयारी करवा रहा हूँ आपको। पहला है बहुविकल्प प्रश्न। खंड ए में आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्तर सहित निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो समझें, थोड़ा सा देखें कि हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम संख्या 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी रामायण के प्रमुख कवि हैं। तुलसी के समकालीन कवियों में से मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मक की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने भी अपने कवित्व रत्नाकर में चौथी एवं पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें से हृदयराम कृत हनुमन्नाटक मिलता है और तदुपरांत प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद रूप में लिखा गया है। अब ध्यान से आप समझें दोस्तों, ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उत्तर सहित हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो तुलसी काव्य हो गया, दूसरा राम काव्य हो गया, केशव काव्य हो गया, उपयुक्त सभी आपने पढ़ा। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है राम काव्य। वह कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई? किस काव्य की? तो रामचरित रामायण की। यह हो जाएगा। कवि निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? कौन सा रीतिकाल के आधार पर? तो ये राम प्रकाश लिखा गया है। ठीक है। और एक मेरा व्लॉग चैनल भी है दोस्तों, व्लॉग देखो तो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं। रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? तो वो हैं केशव। श हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है? काव्य संवाद रूप में तो रामायण महानाटक, ए ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। तो राम भक्ति के कवि देखो, तुलसीदास तो है, केशव भी है, हृदयराम भी है, सूरदास नहीं है। द हो जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ध्यान से हमें पहले तो पढ़ना होगा भाई कि इस दुनिया में किसने जीता, खिलता फूल म्लान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह कर गिर जाते, हंसता शशि भी छिप जाता, जब सावन घन घिर आते, उगता ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें मिट्टी में मिल जाती है, छिन जाते हैं सभी सहारे, दूर तलक धरती की गाथा, मौन मुखर कहता कण कण है, यदि तुमको मुस्कान मिली तो मुस्काओ सबको संग जाकर, यदि तुमको सामर्थ्य मिला है तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर, झांको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंब सबका आनंद है। अब देखो, इसके हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कवि के अनुसार जीवन में क्या है? सुख दुख दोनों आते जाते हैं। सह हो जाएगा। ये कविता मूलतः किस प्रकार की? ये कविता मूलतः किस प्रकार की है? तो ये सामाजिक है ना। सह हो जाएगा।
अंतिम अनुच्छेद में कवि का स्वर कैसा हो गया है, तो कैसा हो गया, प्रेरणादायी हो गया, सह हो जाएगा। उगता ढलता रहता सूरज का आशय क्या है, उगता ढलता, सुख दुख आते जाते रहते हैं, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुखर का अर्थ है, तो मुखर का अर्थ है प्रकट, ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि वे ऊंची ऊंची मीनारें पंक्ति में अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, श हो जाएगा। अब देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी हमें देखने हैं, इसीलिए तो आपको मैंने पहले बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके हिंदी अनिवार्य में 24 मार्च में एज इट इज देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में ये देखना हमें रिक्त स्थान वाले। पहला है कि भाषा लिखने की विधि को कहते हैं, तो भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, इसमें तो आ जाएगा लिपि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। शब्द शक्ति के मूलतः भेद माने जाते हैं, शब्द शक्ति के मूलतः भेद 3 माने जाते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार वाक्य में अलंकार है, तो श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष आ जाएगा। अलंकार प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 3 का क्वेश्चन निम्नलिखित में से आते लघुतरात्मक प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्वांटिटी कॉमर्स, तो ए का आपका हो जाएगा परिणाम और इसका हो जाएगा संयोजक, परिमाण, इसका हो जाएगा परिमाण और इसका हो जाएगा संयोजक। निविदा शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखिए, तो निविदा शब्द के लिए परिभाषित शब्द टेंडर, TENDER, क्या लिखोगे, TENDER, टेंडर। प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं, तो संचार के वे जो साधन प्रिंट अर्थात छपे हुए रूप में लोगों तक जो सूचना पहुंचाते हैं उसे प्रिंट या मुद्रित माध्यम कहा जाता है। ठीक है, जो छपी हुई चीज़ है जैसे अखबार वगैरह। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है, तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है दोस्तों, तो ये सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता समाज अनुशासित थी। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है, तो जूझ कहानी के कहानी से लेखक की संघर्षमय प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, संघर्षमय प्रवृत्ति। मास्टर सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे, तो ये मराठी विषय के अध्यापक थे। नेक्स्ट है नैले पर दैला मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो करारा जवाब देना। ठीक है। सिल्वर वेंडिंग पाठ किस विद्या में रचित है, तो ये पाठ कहानी विद्या में रचित है। ठीक है। एन फ्रैंक ने अपने चिट्ठियों में किसको संबोधित किया, एन फ्रैंक ने अपनी चिट्ठियों में किसको संबोधित किया भाई, तो ये देखो किटी नामक उस गुड़िया को संबोधित किया जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन का उपहार में मिली थी। और गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट है लुटन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजेता प्राप्त की, तो ढोलक की प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की थी इसने। अब खंड ब के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। इंटरनेट की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। इनके उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि प्ले लिस्ट में एक साथ ही डाल दूंगा, पहले सारे क्वेश्चन देख लें, बड़ा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं, बस्ते का बढ़ता बोझ विषय पर एक आलेख लिखिए। बात सीधी थी परंतु कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए।
बाजार में एक जादू है, कहने का तात्पर्य क्या है? सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? खंड 6 देखें आप। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, बाद में प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अथवा में क्या आप मानते हैं कि कवि वचन का संदेश आज की जीवन प्रणाली में व्यवहारिक हो सकता है? अपने विचार संक्षेप में लिखें। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया? उत्तर सीमा 60 शब्दों में। अथवा में हाय व अवधूत आज कहाँ है? लेखक ने अवधूत किसको कहा? आज उसकी आवश्यकता लेखक को क्यों महसूस हो रही है? रघुवीर शाह का कवि परिचय आपको बताना है। अथवा में जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय बताना है। कृष्णदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? यशोधर बाबू ने कृष्णदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन से परंपराओं का पालन किया था, यह आपको बताना है। जूझ शीर्षक के औचित्य का विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि ये शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर किया है, यह आपको बताना है। तो इतने क्वेश्चन आपको देख कर जाने एक बार, और इन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनके उत्तर मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा एक शॉर्ट वीडियो बनाकर। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।